पासिफिक का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मई जून 2016 पेपर 2 वेरिएंट 3। सवाल स्टार्ट होता है, वैंग एंड योआन हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। अब यहाँ पे उसने ये वर्ड यूज किया ना, डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप का। तो डिसॉल्व का मतलब क्या है कि वो एक बिजनेस जो कि चल रहा था उसके तमाम एसेट्स एंड लायबिलिटीज बेच के बिजनेस को क्या करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं। द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 सितंबर 2015 वाज एज फॉलोज। तो उस वैंग एंड युआन की जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके अंदर जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज पड़ी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन फिर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जिसके अंदर सबसे पहले ये सारी बुक वैल्यूज, जाहिर सी बात है एसओएफपी है तो एसेट्स की बुक वैल्यूज गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है। टोटल एसेट्स हमारे पास 1 लाख के हैं। एंड देन कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दोनों पार्टनर्स के, करंट अकाउंट के बैलेंसेस एंड देन करंट लाइबिलिटीज गिवन है। बैंक यहाँ पे आप देखो करंट लाइबिलिटीज में मेंशन है, इसका मतलब ये है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अब देखें वो क्या कह रहा है। क्योंकि जब आप बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हो तब आप अपने तमाम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्या करोगे, एसेट्स को बेच के पैसे रियलाइज करोगे और लाइबिलिटीज को आप पैसे पे करके उनको सेटल करोगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग को कह रहा है कि हमने कितने का बेचा, 70,000 का बेचा। एंड देन योन टुक वन व्हीकल एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,000 एंड द रिमेनिंग व्हीकल वॉज सोल्ड फॉर 3,500। तो जैसा कि हम जब फॉर्मेट कर रहे थे अभी रियल उसका डिसोल्यूशन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट का, तो हमने देखा था कि अगर पार्टनर डिसोल्यूशन के टाइम पे कोई एसेट अपने पास रख लेता है तो जिस भी एग्रीड वैल्यूएशन के ऊपर वो एसेट को अपने पास रखेगा उतने से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दो पार्टनर्स थे उसमें से युआन एक गाड़ी रख रहा है जिसकी एग्रीड वैल्यू जो कि दोनों पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड की है वो कितनी है, 3,000 है। एंड देन ट्रेड रिसीवर्स रियलाइज 15,000। इसका मतलब ये कि हमें ट्रेड रिसीवर्स से 15,000 मिल रहे हैं। ट्रेड पेबल्स वर पेड आफ्टर टेकिंग अ डिस्काउंट ऑफ 1,500। ट्रेड पेबल को हमें पे करना था $26,000, लेकिन हमने उनको 1,500 का डिस्काउंट रखने के बाद रिमेनिंग अमाउंट 26,000 माइनस 1,500, 24,500 पे किया है। द इन्वेंट्री वॉज सोल्ड फॉर 12,000। अगर आप रियलाइज करो तो जितने भी एसेट गिवन थे उसने सबका ही आपको बता दिया। उसने आपको बता दिया लैंड एंड बिल्डिंग कितने के बिके हैं, 70,000 के। मोटर व्हीकल एक पार्टनर ने रखी, बाकी जो रिमेनिंग व्हीकल थी वो कितने की बची बिकी है वो भी बता दिया। इन्वेंट्री जो कि 14,000 की थी उसने वो भी बता दिया कितने की बिकी है। एंड इवन ट्रेड रिसीवेबल जो कि 16,000 के थे उसने बता दिया कि आपने उनसे कितने पैसे रियलाइज किए हैं। यानी कि एसेट्स को जब आपने रियलाइज किया या एक तरीके से कह लो बेच दिया, तो जिस जो भी चार एसेट्स आपके पास थे उनको बेच के जितने जितने पैसे आए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी आपको। और लाइबिलिटीज में सेटल करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही लाइबिलिटी थी जो सेटल होनी है, विच वॉज ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल भी उसने आपको बता दिया कि भाई ट्रेड पेबल को 1,500 के डिस्काउंट के बाद आपने रिमेनिंग अमाउंट पे कर दी है। और उसके बाद अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, अब आपके आंसर बैंक ओवरड्राफ्ट भी सेटल हुआ। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक का जो बैलेंस होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी स्टिल बैंक से ट्रांजेक्शन होना बाकी है। अभी बैंक से फाइनल सेटलमेंट होगी पार्टनर्स की, वो सारी ट्रांजेक्शन्स बाकी हैं। इसी वजह से बैंक को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, चाहे वो ओवरड्राफ्ट हो या नॉर्मल बैंक का बैलेंस हो। देन इन्वेंट्री का बताने के बाद उसने आपको बताया कि भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे, कुछ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,700 के थे, ये भी जाहिर सी बात है बैंक से पे होंगे। एंड उसके बाद ये एडजस्टमेंट देने के बाद जिसमें उसने बता दिया कि हमारे पास ये एसेट्स थे, पहले उसने इन्फॉर्मेशन दी कि पार्टनरशिप के अंदर एसेट्स लाइबिलिटीज कौन सी थी। फिर उसने बताया कि डिसोल्यूशन के टाइम पे हमने हर एसेट को कितने में रियलाइज किया यानी कितने का बेचा, और लाइबिलिटी को कितने पे सेटल किया। और ये सारा काम करने में जो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस पर हमें इंकर किया है 1,700, वो भी इंफॉर्मेशन उसने दे दी है। एंड देन उसके बाद उसका जो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट थी जो कि डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन के, जब भी पार्टनरशिप का सवाल आता है तो होती है कि रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करके दे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए जो फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज आपने याद रखनी है, मैंने आपको बताया कि आपने तमाम एसेट्स और तमाम लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, एक्सेप्ट फॉर बैंक और एनी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे जो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस था वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज जो कि बुक वैल्यूज पे एसओएफपी में गिवन थे उसको हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसका पर्पस क्या है? क्योंकि देखो जब मैं बिजनेस डिसॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे अपने एसओएफपी के अंदर कोई बैलेंस अब नहीं रखना। जब मुझे उस एसओएफपी के अंदर कोई बैलेंस नहीं रखना तो मैं एसओएफपी के बैलेंसेस को जीरो करने के लिए तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज को उठा के एक टेम्पररी अकाउंट जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट कह रहे हैं उधर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। किस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं? बहुत सिंपल है। आपके पास लेट से लैंड एंड बिल्डिंग था, बुक वैल्यू की बात हो रही है, जो ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो रहे हैं ये एसओएफपी से हो रहे हैं।
तो दे विल बी ट्रांसफर्ड एट द बुक वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास था लेट से 60,000 का। अब आपने लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, या ये कह लो कि एसओएफपी से खत्म करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट साइड पे है, कम क्रेडिट पे होता है। तो अभी तो हम उसको एसओएफपी से खत्म कर रहे हैं, बिजनेस से निकाल लें, एक टेम्पररी अकाउंट में डाल लें। तो हम कहेंगे कि भाई एसेट एंड जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है जो कि एक एसेट है वो कम हो रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 से क्रेडिट, और आपका रियलाइजेशन अकाउंट जिसके अंदर वो एसेट अब रिकॉर्ड किया जाएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 से डेबिट हो जाएगा। सिमिलरली मोटर व्हीकल के लिए होगा, मोटर व्हीकल 10,000 से क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल के लिए भी सेम बात है, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे एट द बुक वैल्यूज 14,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली पे रिकॉर्ड कर दी जाएंगी। लाइबिलिटीज पे आपके पास सिर्फ एक बैलेंस है जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो ट्रेड पेबल का है। अब लाइबिलिटी के लिए ऑपोजिट केस है, क्योंकि उसकी नेचर क्रेडिट होती है, तो उसको खत्म करना है या कम करना है, तो हम कहेंगे ट्रेड पेबल 26,000 से डेबिट, जो क्योंकि बुक वैल्यूज है जिसपे वो एसओएफपी में रिकॉर्डेड है, और रियलाइजेशन अकाउंट 26,000 से क्रेडिट। तो ये आपके चारों एसेट्स और जो एक लाइबिलिटी थी वो किधर आ गए, रियलाइजेशन अकाउंट में आ गई, जिसमें चारों एसेट्स अपनी बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे, और लाइबिलिटी जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगी। जैसे कि आप यहाँ देख लो मैंने किया हुआ काम। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट, फिर मोटर व्हीकल 10,000 रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट, इन्वेंट्री 40,000 रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल 16,000 रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट। जितने भी एसेट्स थे मैंने आपको बताया कि एसेट क्रेडिट हो रहा है इटसेल्फ, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्या हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट वहां वहां डेबिट हो रहा है। एंड देन ट्रेड पेबल के लिए वाइस वर्सा था, क्योंकि वो लाइबिलिटी है उसको कम करने के लिए हमने ट्रेड पेबल को डेबिट किया, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ये जो पहला स्टेप है, ये जिसमें चार एसेट्स और एक लाइबिलिटी ट्रांसफर हुआ है, ये हमारा पहला स्टेप है कि भाई तमाम एसेट जो एसओएफपी में पड़े हैं एक्सेप्ट फॉर बैंक एंड नॉन करंट लायबिलिटी, उसको आपने क्या कर लेना है, उन तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। आफ्टर दैट अब आपने देखना है कि भाई ये जो एसेट्स हैं जो, और ये जो लायबिलिटी है जो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो, ये एसेट्स कितने के बिके हैं और लायबिलिटीज को कितनी अमाउंट पे सेटल किया है। तो अब आपके पास हर एक एसेट की इंफॉर्मेशन गिवन थी कि भाई ये एसेट इतने पे बिका, ये एसेट इतने पे बिका। तो वो इंफॉर्मेशन, वो जो जब वो एसेट बिका, तो जाहिर सी बात है वो पैसे किधर आएंगे, वो पैसे बैंक अकाउंट में आएंगे। लेकिन एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, इवन अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो ईच एंड एवरी एंट्री एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट हैज टू बी पास्ड थ्रू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो पैसे आ भी रहे हैं, क्योंकि अब आप रियलाइज करो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज आपके अब सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो जब वो बिक रहे हैं और उनको बेचने की वजह से जो पैसे आ रहे हैं, दैट विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट। एक मिनट देगा, आसान हो जाए। अच्छा जी। तो अब यहाँ पे हमने बात कर ली थी एसेट्स लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गए हैं, एसेट लाइबिलिटीज ट्रांसफर होने के बाद अब एसेट्स बेचे हैं, और एसेट्स जो बेचे हैं उनको बेच के पैसे आए हैं, और वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में रिफ्लेक्ट किए जाएंगे। तो जब एसेट बिकेगा, बैंक अकाउंट पे पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट सेम अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। तो आपने कौन कौन से एसेट बेचे हैं वो देख लेते हैं। आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा था कितने का, 70,000 का, तो बैंक 70,000 से डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट 70,000 से क्रेडिट। सर आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, आप लैंड एंड बिल्डिंग को क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे? क्योंकि आप इस बात को रियलाइज करो कि अब लैंड एंड बिल्डिंग एसओएफपी में नहीं पड़ा हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग खुद एक टेम्पररी अकाउंट जो कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफर हुआ हुआ है। तो अब आपके पास कोई ये कह लो कि एसेट एसओएफपी में मौजूद नहीं है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में मौजूद है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट से ही निकल रहा है। एंड दैट इज वाई हम उसमें अब रियलाइजेशन अकाउंट को जितने भी पैसे उस एसेट को बेच के आए हैं उतने से रियलाइजेशन अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा बैंक, और ब्रैकेट में इट्स अ गुड एक्सरसाइज कि आप मेंशन कर लो, क्योंकि देखो अगर सिर्फ बैंक 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 लिखोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार बैंक से इतने पैसे आए हैं तो किस कौन सी अमाउंट किस ट्रांजैक्शन को या किस एसेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक्चुअल जो पर्टिकुलर है जो डिटेल है वो तो यही है कि बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो आप बैंक लिखो, लेकिन ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि भाई वो बैंक में जो पैसे आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के बैंक में कितना है, 70,000 आए, एंड दैट इज वाई हमने रियलाइजेशन अकाउंट को 70,000 से क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से जो मोटर व्हीकल थी, तो मोटर व्हीकल में एक मोटर व्हीकल जो हमारा पार्टनर है युआन, उसने रख ली।
तो मैंने भी आपको जब फॉर्मेट बताया था उसमें बताया था कि इस तरीके से पॉसिबल है कि पार्टनर रियलाइजेशन के टाइम पे कोई एसेट रख ले अपने पास। तो जिस भी एग्रीड वैल्यू पे वो एसेट रखेगा, उतने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि देखो, अगर ये पार्टनर ये एसेट नहीं रखता तो इस एसेट को भी बेच देते तो पैसे किधर आ जाते, बैंक अकाउंट में आ जाते, और रियलाइजेशन अकाउंट तब भी क्रेडिट होना था। जैसे कि जो रिमेनिंग व्हीकल के लिए लिखा हुआ है, द रिमेनिंग व्हीकल वाज सोल्ड फॉर 3500, तो इसमें क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पार्टनर ने अगर कोई एसेट अपने पास रख लिया तो उसमें फर्क यह है कि बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, इंस्टेड ये एग्रीड वैल्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर ली जाएगी। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इस अमाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने मोटर व्हीकल के लिए देखें, पहले दिखाया युआन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, 3000 से क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज युआन ने एक मोटर व्हीकल टेक ओवर कर ली है एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3000। और बाकी जो व्हीकल थी जो बिकी है तो उनको तो बेच के बैंक में पैसे आए हैं, तो आप बैंक को डेबिट करोगे, और रियलाइजेशन अकाउंट आप देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट हो रहा है। 3500 की व्हीकल्स बिकी थी, 3500 से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया कि भाई ये पैसे मोटर व्हीकल्स को बेच के आए। इसी तरीके से आपने ट्रेड रिसीवेबल से 15,000 रियलाइज किए थे, तो $15,000 आपको ट्रेड रिसीवेबल से मिला है। अगेन बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 15,000 एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल गेट क्रेडिट बाय 15,000। ब्रैकेट में मैंने देख लो अगेन मेंशन कर दिया, बैंक के आगे ट्रेड रिसीवेबल से हमें 15,000 मिले। एंड देन एट लास्ट हमने इन्वेंट्री कितने की बेची थी, चार ही एसेट्स थे, इन्वेंट्री 12,000 की बेची थी, तो अगेन रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 से क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ बैंक। एंड ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया क्या, ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया कि ये 12,000 इन्वेंट्री को बेच के आए। तो पहला स्टेप क्या था, एसेट्स लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो एट द बुक वैल्यूज। दूसरा स्टेप ये था कि अब आपने जो एसेट्स बेचे हैं उनको जिस अमाउंट पे बेचा है उतने को रिकॉर्ड कर लो। सारी ही जो भी एसेट्स बिके हैं, पैसे आए हैं, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंड इसी के साथ साथ लाइबिलिटीज को जो सेटल किया, उनको जो पेमेंट की है, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पास होगी। तो लाइबिलिटी जो ट्रेड पेबल था उसको हमने पेमेंट की थी 24,500 की, पेमेंट की है तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख ले, मैंने बैंक की वजह से देखे 24,500 से रियलाइजेशन अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। और ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि भाई ये जो पैसे गए हैं बैंक अकाउंट से, ये क्योंकि आपने ट्रेड पेबल को पेमेंट की है इस वजह से गए। इसी तरीके से एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आपसे 1,700 का डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी इंकर हुआ था, जो कि जाहिर सी बात है अगेन बैंक से ही पैसे आपने पे किए हैं, तो अगेन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों पैसे कट रहे हैं बैंक से, क्योंकि आपने रिजोल्यूशन एक्सपेंस पे किया है। तो ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे कि भाई रिजोल्यूशन एक्सपेंस की वजह से बैंक अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है। सारी चीजें अब आपकी आ गई हैं, आपने पहले तमाम एसेट्स लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया, आपने फिर बताया कि भाई कौन सा एसेट कितने पे बिका, लाइबिलिटी को कितने पैसे दिए, रिजोल्यूशन के टाइम पे जो एक्सपेंस हुआ वो भी रिकॉर्ड हो गया, पार्टनर ने जो एक एसेट टेक ओवर किया था उसको भी आपने एडजस्ट कर लिया। लास्ट स्टेप क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है वो एक तरीके से आप ये समझ लें कि बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, क्योंकि वो बता रही होती है कि आपको ओवरऑल कितने पैसे रिसीव हुआ है, और डेबिट साइड बता रही होती है कि आपने ओवरऑल पेमेंट रेजोल्यूशन के टाइम पे कितनी करी। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है क्रेडिट माइनस डेबिट, अगर तो आपकी क्रेडिट साइड हैवियर है और डेबिट साइड वीकर है, तो उसका मतलब यह है कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है। अगर वाइस वर्सा है, यानी कि डेबिट साइड हैवियर है और आपकी जो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल है वो वीकर है, तो यानी कि ये फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन है। चाहे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो चाहे लॉस ऑन रियलाइजेशन हो, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो क्रेडिट का टोटल हमने निकाला तो दैट वाज कमिंग अप टू बी एज 1,29,500, और डेबिट का टोटल निकाला तो दैट वाज कमिंग अप टू बी एज 1,26,200। तो काफी क्लियरली एविडेंट है कि क्रेडिट साइड हैवियर है डेबिट साइड के मुकाबले में, तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है। दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, इसमें कोई बीडीसीडी नहीं बचता, तो अपेरेंटली डेबिट और क्रेडिट को क्या करना है, आपने इक्वल करना है। तो डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए जो डिफरेंस आ रहा था 129,500 और 126,200 का, जो कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन था, वो हमने कैलकुलेट किया, एंड दैट वाज 129,500 माइनस 126,200, दैट इज $2,200। ये हमारे पास प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन यहाँ पे निकल, अच्छा नहीं सॉरी 2,200 नहीं, दैट इज कमिंग अप टू बी एस 3,300। ठीक है, दोनों को माइनस अगर आप कराएंगे, 129,500 माइनस 126,200 करेंगे, तो आपके पास प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आएगा कितना, 3,300। 3,300 का ये जो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है, ये
पार्टनर्स के दरमियान क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर पीएनएल रेशियो। पार्टनर दो ही थे, वेंग एंड युआन, एंड देयर पीएनएल रेशियो वाज 2:1। शो भी कर देता हूँ आपको, यहाँ पे पीएनएल रेशियो गिवन था 2:1 का। टोटल तीन हिस्से हैं जिसमें वेंग के दो हिस्से हैं और युआन का एक हिस्सा है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 3300 है, 2/3 वेंग का हिस्सा है, 1/3 युआन का हिस्सा है। तो 3300 इंटू 2/3, 2200 देखें किधर गया, वेंग के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एंड 3300 इंटू 1/3 जो कि 1100 बचा बना, वो युआन के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन की वजह से पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो उनको पार्टनरशिप से मिलने हैं। एंड जो रियलाइजेशन अकाउंट इटसेल्फ है वो डेबिट होगा। और आप जब अब आप टोटल करोगे तो जो क्रेडिट साइड का टोटल था 129,500, और डेबिट साइड का टोटल भी अब आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन वो भी बराबर 129,500 के बराबर हो जाएगा। विच वुड बीन कि आपके रियलाइजेशन अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा, क्योंकि जो बैलेंस था वो आपने पेरेंटली पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है। जो डिफरेंस आ रहा था दोनों साइड का वो 3300 था, और वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के अंदर एज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आपने ट्रांसफर कर दिया। तो अब आपके रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों बराबर हो गई हैं, दोनों ही 129,500 है। एंड दैट इज हाउ यू मेक अ टिपिकल रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नोट जो बात बताई हुई है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज जब ट्रांसफर होंगी रियलाइजेशन अकाउंट में तो वो अपनी नेट बुक वैल्यू पे, यानी कि जिसमें वो एसओएफपी पे रिकॉर्डेड है, उसी वैल्यू पे ट्रांसफर होंगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी सवाल की, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू ईच पार्टनर व्हेन द बैंक अकाउंट इज क्लोज्ड ऑन डिसोल्यूशन। पूछा है कि भाई बताओ हर पार्टनर को कितने पैसे देने थे, ड्यू टू ईच पार्टनर, यानी कि ड्यू टू ईच पार्टनर का मतलब यह है कि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप को कितने पैसे देने थे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। या लेट्स से ड्यू टू ईच पार्टनर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू ईच पार्टनर, अच्छा उल्टा इसको इंटरप्रेट कर लिया। कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू ईच पार्टनर बेसिकली मींस कि हर पार्टनर को पार्टनरशिप से कितने पैसे मिलने हैं। यानी कि व्हेंस वी आर डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप, जब हमने पार्टनरशिप डिसॉल्व कर ली है, सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं, तो वो कह रहे हैं कि बताओ फाइनल एडजस्टमेंट के थ्रू पार्टनर्स को पार्टनरशिप से कितने पैसे मिलेंगे, ड्यू टू ईच पार्टनर, यानी कि ईच पार्टनर को कितने पैसे मिलने हैं। इसके लिए यहाँ पे वैसे कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने कैपिटल अकाउंट बनाने का नहीं बोला, उसने बोला सिर्फ बता दो किस पार्टनर को कितने पैसे मिलने हैं। लेकिन कुछ सवालों में वो आपसे सेम टाइप के सवालों में इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि अमाउंट निकाल के दो, वो ये रिक्वायरमेंट भी कह सकता है कैपिटल अकाउंट बना के दो। अंडर बोथ द केसेस फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट का ही फॉलो होना है, तो मैंने इस सवाल को कैपिटल अकाउंट बना के किया है। तो वेंग और युआन का कैपिटल अकाउंट बनाया। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, आपको ये बात याद रखनी है कि जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस होता है वो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोनों पार्टनर्स का सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखें। जो ओपनिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस था, बैंक का 40,000 था, युआन का 25,000 था, तो दिस विल एक्ट एज बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। करंट अकाउंट का बैलेंस भी मैंने आपको बताया कि डिसोल्यूशन के टाइम पे जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस होता है वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बैंक का करंट अकाउंट का बैलेंस -10,000 है, तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। जबकि युआन का पॉजिटिव बैलेंस है 13,000 का, तो ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसमें करंट अकाउंट में युआन का जो कैपिटल अकाउंट है उसको हमने करंट अकाउंट के नाम से क्रेडिट किया, कितने, 13,000 से, बिकॉज युआन के करंट अकाउंट के अंदर पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ था। जबकि अगर बैंक की बात करी जाए तो बैंक के करंट अकाउंट के अंदर नेगेटिव बैलेंस था, और वो कैपिटल अकाउंट की आप देख लें किस साइड पे रिकॉर्ड हुआ, वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर जो है रिकॉर्ड किया गया। अच्छा जी, तो करंट अकाउंट के दोनों के बैलेंसेस ट्रांसफर हो गए। बैंक का जो है वो नेगेटिव बैलेंस था, तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आया है। और युआन का जो है वो क्या कहते हैं पॉजिटिव बैलेंस था, तो वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ गया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बैंक का 10,000 हमने रिकॉर्ड किया कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे, बिकॉज बैंक का नेगेटिव बैलेंस था करंट अकाउंट का। युआन का पॉजिटिव बैलेंस था, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है कितना, 13,000। आफ्टर दैट जो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन था जो दोनों पार्टनर्स को मिलना था, तो 2200 जो है वो बैंक को मिलना था, 1100 युआन को मिलना था। मैंने पहले ही बताया था कि भाई प्रॉफिट है, पार्टनर्स को मिलेगा तो इनके कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन की वजह से बैंक का कैपिटल अकाउंट 2200 से क्रेडिट हो गया, और युआन का जो शेयर था 1100, तो युआन का कैपिटल अकाउंट 1100 से क्रेडिट हो गया।
इसके अलावा आखिरी चीज जो बची है वो क्या बची है कि भाई वैंग ने, युआन ने, जो हमने यहाँ पे काम किया था, युआन ने जो है वो पार्टनरशिप से एक मोटर व्हीकल भी निकाली थी। तो मैंने आपको बताया था कि इसके पैसे उसने बैंक में जमा नहीं कराए, ये जो उसने विड्रॉल लिया है या कह लो कि मोटर व्हीकल को टेक ओवर किया है, ये इसकी एडजस्टमेंट इसके कैपिटल अकाउंट से हुई। तो इसका कैपिटल अकाउंट 3,000 से क्या हो जाएगा, 3,000 की मोटर व्हीकल इसने एट एन एग्रीड वैल्यू ली थी, तो 3,000 से युआन का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। वंस वी आर डन विद दैट, अब आपने फाइनल सेटलमेंट की अमाउंट निकालनी है कि भाई पार्टनर को पार्टनरशिप से कितने पैसे मिलने हैं। अच्छा, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का टोटल, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, विच मीन्स कि उसने पैसे जो विड्रॉ किए हुए हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पैसे जो उसको मिलने थे पार्टनरशिप से, तो फिर उसको पार्टनरशिप में पैसे डालने भी पड़ सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो बैंक की अगर बात करी जाए, बैंक के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल 40 प्लस 2200 42,200 है, जबकि डेबिट साइड का टोटल सिर्फ अगर करंट अकाउंट ही था तो 10,000 है। तो उसका मतलब यह है कि बैंक को जहां पार्टनरशिप के उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर 42,200 क्रेडिट साइड पे है और डेबिट साइड पे सिर्फ 10,000 है, विच मीन्स कि तो दोनों का डिफरेंस है 42,200 माइनस 10,000, दैट इज गोइंग टू बी 32,200। ये अब बैंक को पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट से मिलेंगे। जब बैंक को ये पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट पार्टनरशिप का क्रेडिट होगा और बैंक का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक का कैपिटल अकाउंट 32,200 से डेबिट हो जाएगा, विच वुड रिप्रेजेंट अ बैलेंसिंग फिगर, विच वुड रिप्रेजेंट अ फाइनल सेटलमेंट फिगर, कि भाई इसके बाद किसी पार्टनर को या एटलीस्ट बैंक को कोई पैसे पार्टनरशिप से फर्दर रिसीव नहीं हो रहे। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ फाइनल सेटलमेंट पेमेंट, जिसको हम अक्सर बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं। तो बैंक के अकाउंट से हमने देखें बैंक को कितने दे दिए, 32,200 दे दिए। और ये कैलकुलेट कैसे किया, क्रेडिट का टोटल 42,200 माइनस डेबिट का टोटल 10,000, दैट गिव्स यू 32,200। सेम काम युआन के लिए करेंगे। युआन के क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 39,100, जबकि डेबिट साइड का टोटल इसका सिर्फ 3,000 है। तो क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल 39,100 माइनस 3,000, युआन को फाइनल सेटलमेंट में बैंक अकाउंट से कितने मिलेंगे, 36,100 मिलेंगे। एंड वंस बैंक को और युआन को बैंक अकाउंट से फाइनल सेटलमेंट के पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद इनको फर्दर पार्टनरशिप से कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इनका फर्दर को पार्टनरशिप से लेना देना ही नहीं है बेसिकली। रिजोल्यूशन के टाइम पे जब इन्होंने फाइनल सेटलमेंट के पैसे ले लिए तो दैट इज द फाइनल फिगर, दैट इज द लास्ट एडजस्टमेंट जो कि आपने करनी है कि भाई इनको ये पैसे मिल गए। वंस इनको ये पैसे मिल गए तो कैपिटल अकाउंट के जो दोनों पार्टनर्स की क्रेडिट साइड का टोटल था और डेबिट साइड का टोटल था वो इक्वल हो गया। यानी कि अब कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचेगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया है, जीरो हो गया है फॉर बोथ द पार्टनर्स। क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम पे आपको क्या करना है, आपको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बैलेंस को जीरो ही तो करना है। रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे ताकि एसओएफपी के बैलेंसेस जीरो हो जाए। यहाँ पे जो आप कैपिटल अकाउंट के अंदर फाइनल एडजस्टमेंट मार रहे हो बैंक के थ्रू, वो क्यों कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो ताकि कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी जीरो के बराबर हो जाए। बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन यू हैव टू थ्योरेटिकली ब्रिंग एवरीथिंग, एवरी बैलेंस टू जीरो। बुक्स को क्लोज करने का ही मतलब होता है कि किसी भी अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस ना बचे। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर भी इस फाइनल एडजस्टमेंट के बाद कोई बैलेंस नहीं बचेगा। देन इसके बाद, अच्छा यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है आपसे बैंक अकाउंट बनाने की, लेकिन कुछ सवालों में जो आप पास पेपर्स करोगे तो आपसे इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद बैंक अकाउंट बनाने का भी कह सकता है। तो इवन तो सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बैंक अकाउंट भी बनाया हुआ है टू शो कि अगर आपके पास आ जाए तो भाई बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, विच इज वेरी इजी। सबसे आसान स्टेप में खाली बैंक अकाउंट बनाना ही होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो एसओएफपी के अंदर बैंक का बैलेंस था, बैंक का बैलेंस कितना था एसओएफपी में, 6,000 था, लेकिन करंट लाइबिलिटी में शो हो रहा था यानी कि ओवरड्राफ्ट था। तो अगर मैं बैंक का टी अकाउंट बनाऊंगा तो बैलेंस बीडी किधर आएगा, बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आया 6,000। उसके बाद मैंने सिंपली ये दिखाना है कि बैंक में कितने पैसे रिसीव हुए और कितने पैसे बैंक से कटे। सारी जो अभी आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया या कैपिटल अकाउंट बनाया, दोनों में मिला के बैंक में ओवरऑल कितने पैसे आए हैं और कितने पैसे गए। पैसे आए कहाँ से हैं, जो आपने जाहिर सी बात है एसेट्स बेचे थे वहां से पैसे आए हैं। और पैसे गए कहाँ पे हैं, जो आपने लाइबिलिटीज को सेटल किया, रिजोल्यूशन एक्सपेंस पे किया, या जो आपने पार्टनर्स को फाइनल सेटलमेंट पे की, वहां से पैसे कटे हैं। तो अब अगर आप सबसे पहले कहते हैं कि सर वो रिकॉर्ड कर लेते हैं जहां से पैसे आए, तो ये पैसे आपके पास आए थे, देखिए मैंने बैंक लिखवाया तो बैंक के आगे ब्रैकेट में लिखवाया था कि भाई लिख दो कहाँ कहाँ से बैंक में पैसे आ रहे हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग बेचा था 70,000 आए थे, मोटर व्हीकल बेची थी 3500 आए थे, ट्रेड रिसीवेबल से 15,000 आए थे, इन्वेंट्री बेची थी वहां से 12,000 आए थे।
ये 4 पैसे वो हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट में आए हैं। तो ये आपके बैंक अकाउंट में कितने रिकॉर्ड होंगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे 70, 3500, 15,000 एंड 12,000। तो ये देख लें, ये मैंने रिकॉर्ड किया। अगेन ये पैसे जो पर्टिकुलर है वो रियलाइजेशन अकाउंट ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पे भी जो ब्रैकेट है वो सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको खुद पता हो कि पैसे कहाँ से, किस चीज को बेच के पैसे आए हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर था वो बैंक था। इसी तरीके से यहाँ पे पर्टिकुलर जो डिटेल है वो रियलाइजेशन ही है। ब्रैकेट में मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अगर 4 दफा सिर्फ रियलाइजेशन लिख दूँ तो शायद आपको ना समझ आएगा कौन से पैसे किसके आएंगे। ब्रैकेट में उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिख दी कि भाई ये पैसे, ये एसेट बेचा है, बिका है, और उसकी बेसिस पे है। तो ये 4 पैसे, 4 डेबिट ट्रांजेक्शन आपकी हुई है। 4 एसेट थे, 4 एसेट बेचे, उसको बेच के ये पैसे आपके पास आए हैं। अब पैसे पे कहाँ किया है? ट्रेड पेबल को पे किया था। ट्रेड पेबल को कितना पे किया था? ये रहा बैंक की फिगर अगेन, 24,500। उसके बाद आपने रिजोल्यूशन एक्सपेंस पे किया था, अगेन बैंक से पे किया था, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कितना? 1,700। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। रियलाइजेशन ट्रेड पेबल 24,500 पे किया। रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,700 डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किए। और उसके बाद जो फाइनल सेटलमेंट के दोनों पार्टनर्स को पैसे आपने पे किए थे, जो कि कैपिटल अकाउंट के अंदर फिगर्स है, 32,200, 32,200 बैंक को, और 36,100 युआन को। तो ये देखें यहाँ पे फिर हमने लास्ट एडजस्टमेंट दिखा दी कि भाई कैपिटल अकाउंट बैंक को आपने दिए 32,200 और युआन को आपने पे किए हैं 36,100। सारी ट्रांजेक्शन जो बैंक अकाउंट से हुई हैं फ्रॉम द टाइम के आपने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस डिसॉल्व करना है, अप टिल द टाइम पीरियड कि आपका बिजनेस फाइनली डिसॉल्व हो चुका है, आपके तमाम एसेट्स लायबिलिटी सारे बैलेंसेस जीरो पे आ चुके हैं, बैंक अकाउंट आपका यूज में था और वो सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक अकाउंट के थ्रू पास हुई। जब आपने अब बैंक अकाउंट बनाया, उन सारी ट्रांजेक्शन्स को बैंक अकाउंट के थ्रू पास किया, तो अब आप रियलाइज करोगे जब आप क्रेडिट का टोटल करोगे और जब आप डेबिट का टोटल करोगे, तो दोनों आप चाहें तो ये फिगर्स आपके सामने कैलकुलेटर में डालें। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों सेम आएंगे, विच इज 1,05,000। जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट सही बनाया और उसके बाद कैपिटल अकाउंट सही बनाया और जो जो बैंक से ट्रांजेक्शन हुई है उसको बैंक अकाउंट में सही से रिकॉर्ड कर लिया, तो बैंक के अकाउंट का बैलेंस ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। बैंक के अकाउंट में मैंने कोई फाइनल बैलेंसिंग फिगर, कोई बैलेंसिंग एडजस्टमेंट नहीं करी है। ये बस जो एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट तक हुई है उन्हीं को बैंक अकाउंट तक में रिकॉर्ड किया है, और मेरे पास अपेरेंटली बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। विच रिप्रेजेंट्स के मैंने कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट ठीक बनाए। वो ठीक बनाए हैं, इसी वजह से बैंक अकाउंट का बैलेंस ऑटोमेटिकली जीरो हो रहा है। अगर अब मैं बैंक अकाउंट बनाता और यहाँ पे कोई बैलेंस बच जाता, इसका मतलब यह है कि पीछे मुझसे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। तो दैट इज हाउ, अगर आपसे बैंक अकाउंट बनाने का बोल दिया जाए डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो आप इस तरीके से बैंक अकाउंट बना लोगे। एंड उसके अंदर जो आपका अपेरेंटली गोल होता है वो ये होता है कि भाई, गोल क्या होता है? वो तो अगर आपने सारा काम ठीक किया होता है तो खुद ही से बैंक अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस नहीं बचता। क्योंकि देखो, जब बिजनेस बंद हो रहा है तो मैंने बोला ना कि बुक्स, हर बुक का, हर अकाउंट का बैलेंस जीरो होना चाहिए, इंक्लूडिंग द बैंक अकाउंट। इट्स जस्ट दैट के बैंक अकाउंट का बैलेंस जब आप सारी ट्रांजेक्शन सेटल करते हो तो खुद ब खुद ही जीरो के बराबर आ जाता है। देन थ्योरी का पार्ट में पहले कहता है स्टेट 2 रीजंस व्हाई अ पार्टनर में हैव अ ओवरड्रॉन करंट अकाउंट। तो वो तो हमें पता है ना भाई, पार्टनर में हैव विथड्रॉन मोर प्रॉफिट्स देन अर्न। उसने जितना बिजनेस में कमाया नहीं था, उसका जितना शेयर नहीं था प्रॉफिट का, उससे ज्यादा हो सकता है उसने विथड्रॉइंग कर ली हो। या ये भी हो सकता है कि पार्टनरशिप प्रॉफिट्स ना कमा रही हो, लॉसेस कमा रही हो, तो लॉसेस भी तो पार्टनर को भरने हैं, शेयर ऑफ लॉस भी तो पार्टनर के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो अगर शेयर ऑफ लॉस ज्यादा है तो फिर वो, उसको पैसे पार्टनरशिप के अकाउंट के अंदर भरने पड़ेंगे और उसका जो करंट अकाउंट का बैलेंस होगा वो ओवरड्रॉन डेबिट बैलेंस होगा। जिस तरीके से यहाँ पे हमारा जो पार्टनर था बैंक, उसका भी करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव था। देन पार्ट डी में पूछता है स्टेट व्हाई पार्टनरशिप्स मेंटेन सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स फॉर ईच पार्टनर। तो वो इसलिए है भाई, दैट एक रीजन इसका ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईच पार्टनर कैन बी कैलकुलेटेड। आपको पता है ना कि पार्टनरशिप के अंदर जब करंट अकाउंट बनता है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को रिसीव होता है। तो दोनों पार्टनर्स का अगर कैपिटल अकाउंट अलग होगा, विच मीन्स कि उन्होंने अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट करी हुई है, तो हमें पता होगा कि भाई हर पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। अगर एक ही आप लमसम कैपिटल अकाउंट बना रहे होगे और उसमें दोनों पार्टनर्स की डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होगी, तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस में आपको मसले फेस करने पड़ेंगे। आपको नहीं पता होगा कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। So that was the whole question for 15 marks. This was from May June 2020, 2016.